निफ्टी ने छुआ 25,000 का आंकड़ा, सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा है। शेयर बाजार अपडेट। भारत पर निर्भर नेपाल, तेल, बिजली और दवाइयों की सप्लाई से जुड़े हालात पर संकट के बादल। नेपाल में कर्ज जाल और जन आक्रोश, चीन की साजिश से हालात विस्फोटक। निर्मला सीतारमण जीएसटी सुधार की तैयारी में लगे 18 महीने। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से नहीं जुड़ा फैसला। अर्बन कंपनी का 1900 करोड़ का आईपीओ खुला है। आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां मैं आपको लेकर आता हूं वो सारी अपडेट्स जहां मार्केट हिलते हुए नजर आता है, फिक्स होते हुए नजर आता है, और बिजनेस टाइकून्स ने क्या कहा और बिजनेस इंडस्ट्री में क्या बड़ी अपडेट रही। शुरू करते हैं आज सेंसेक्स के अपडेट से। निफ्टी ने छुआ 25,000 का आंकड़ा, सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा। शेयर बाजार का लेटेस्ट अपडेट। भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने 25 अगस्त के बाद पहली बार 25,000 का आंकड़ा छू लिया है, जबकि सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक उछलकर 81,500 के पार पहुंच गया है। आईटी शेयरों की मजबूती और लगातार दूसरे दिन हाई लो का बेहतर ट्रेंड इस तेजी का आधार बना है। हालांकि बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा। सुबह बाजार खुलते ही सभी प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर थे। रुपया भी हल्की मजबूती के साथ 88.14 प्रति डॉलर पर खुला। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में प्री ओपन ब्लॉक डील में 2.86 करोड़ शेयर हाथ बदले, जिसकी कुल वैल्यू 5,559 करोड़ रही। इस बीच गोकालडास एक्सपोर्ट के शेयर करीब 7% उछले, क्योंकि अमेरिका भारत व्यापार वार्ता फिर से पटरी पर लौटती दिख रही है। वहीं सिफेंडू कंपनियां जैसे अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज और कोस्टल कॉर्पोरेशंस के शेयर 11 से 15% तक चढ़ गए हैं। ब्रोकरेज हाउस और टेक्निकल एनालिटिक्स ने कई स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी। टीटागढ़ रेल, एलआईसी, आईआरसीटीसी, एबी कैपिटल, एसबीआई कार्ड, कोलगेट, आईएफडीसी बैंक और अडानी पोर्ट्स प्रमुख रहे। यूबीएस ने पाइप कंपनियों पर रिपोर्ट जारी करते हुए एस्ट्रल को बाय और सुप्रीम इंडस्ट्रीज को सेल रेटिंग दी है। फार्मा सेक्टर्स में सन फार्मा सुर्खियों में रहा, क्योंकि यूएस एफडीए ने उसकी हलोल फैक्ट्री को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड कैटेगरी में रखा है, जो सीजीएमपी अनुपालन में गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है। वहीं आईपीओ बाजार में भी हलचल देखने को मिली। आज श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र एंड अर्बन कंपनी के पब्लिक ऑफरिंग खुले। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई घटनाक्रम बाजार की धारणा पर असर डाल रहे हैं। अमेरिका में ओरेकल कॉर्प के शेयर 27% उछले, क्योंकि क्लाउड बिजनेस में बुकिंग बढ़ी। एशियाई बाजार मिले जुले रहे। जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुस्ती रही, जबकि साउथ कोरिया में तेजी दिखने को मिली। तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं, क्योंकि कतर से इजरायल हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव की आशंका फिर बढ़ गई है। राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर बड़े टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। बशर्ते यही है कि यूरोपीय संघ के सभी देश साथ आए। ट्रंप के भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहने वाले पोस्ट पर मोदी ने जवाब भी दिया। इसी बीच ट्रंप द्वारा अमेरिकी फेड गवर्नर लिसा कुक को हटाने की कोशिश कोर्ट ने रोक दी है, जिससे वह आगामी फेड पॉलिसी मीटिंग में वोट कर पाएंगी। कुल मिलाकर घरेलू और वैश्विक संकेतकों के बीच भारतीय शेयर बाजार मजबूती दिखा रहा है, लेकिन बैंकों की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव निवेश के लिए सतर्कता का संकेत भी देता जा रहा है। भारत पर निर्भर नेपाल तेल, बिजली और दवाइयों की जो सप्लाई से जुड़े हालात पर एक संकट सा बदलता नजर आ रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर भड़के विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों के बीच अब आर्थिक संकट की आशंका गहराने लगी है। पड़ोसी देश नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर काफी हद तक निर्भर है। तेल, बिजली, दवाइयों से लेकर स्टील, मशीनरी और ऑटो पोर्ट्स तक बड़ी मात्रा में भारत से सप्लाई होती है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने नेपाल को 6.95 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें अकेले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हिस्सा 2.19 अरब डॉलर का रहा है। वहीं स्टील, आयरन, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स और वाहन पार्ट्स भी बड़े पैमाने पर नेपाल भेजे जाते हैं। दूसरी ओर भारत नेपाल से जुट प्रोडक्ट्स, चाय, मसाले, लकड़ी और वनस्पति तेल का आयात करता है। कुल व्यापार का 60% से ज्यादा हिस्सा भारत पर ही आधारित है। ऐसे में अगर मौजूदा अशांति के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो नेपाल के लिए हालात और गंभीर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब सवाल यह है कि भारत नेपाल व्यापारिक साझेदारी इस संकट में कितनी सुरक्षित रह पाएगी। नेपाल में कर्जजाल और जन आक्रोश, चीन की साजिश से हालात विस्फोटक बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल इस समय भीषण राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सोशल मीडिया बैन के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति पौडेल के घर पर आगजनी हुई और कई मंत्रियों को जनता ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले नेपाल की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, जहां कुल सार्वजनिक कर्ज जीडीपी के 45% से ज्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल का बाहरी कर्ज करीब 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और 2029 तक यह 34 अरब डॉलर से ऊपर जाने का अनुमान है। इससे चीन का बड़ा हिस्सा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर नेपाल को अपने कर्ज जाल में जकड़ लिया। पोखरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों डॉलर के कर्ज अब बोझ साबित हो रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारियों का गुस्सा साफ बता रहा है कि नेपाल की नई पीढ़ी यानी जेनजीज अब चीन के दखल और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालात ऐसे हैं कि नेपाल गृह युद्ध जैसे खतरे की ओर बढ़ता दिख रहा है और अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो देश बड़े आर्थिक और राजनीतिक पतन का शिकार हो सकता है। निर्मला सीतारमण जीएसटी सुधार की तैयारी में लगे हैं। 18 महीने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से नहीं जुड़ा फैसला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया है कि हाल ही में किए गए जीएसटी सुधार, जिसमें टैक्स स्लैब घटाकर 2 कर दिए गए और स्वास्थ्य व जीवन बीमा पॉलिसी और प्रीमियम जैसी श्रेणियों को छूट दी गई है, अचानक लिया गया कदम नहीं था, बल्कि इसकी तैयारी पिछले 18 महीने से चल रही थी। एनडीटीवी शिखर सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ फैसले के जवाब में नहीं किए गए हैं, जबकि उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि भारत 48 अरब डॉलर के संभावित निर्यात नुकसान की भरपाई के लिए घरेलू मांग बढ़ाना चाहता है। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी सुधार पर विमर्श पिछले साल के आम बजट से पहले ही शुरू हो गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आम आदमी को राहत देने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। इसके बाद सीतारमण ने मई 2025 में औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा। सबसे बड़ी चुनौती राज्यों को साथ लाने की थी, लेकिन 3 से 4 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों ने एक दिन में सर्वसम्मति से सुधारों को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि राज्यों को 2022 के बाद से जीएसटी मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि मुआवजा उपकर कंपनसेशन सेस की वसूली अब कोविड काल में लिए गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्ज चुकाने में लगाई जा रही है। सीतारमण ने कहा कि ये स्थायी समाधान केंद्र में मुआवजा पाने में नहीं, बल्कि टैक्स कलेक्शन की कीमत और क्षमता बढ़ाने में है। कुल मिलाकर यह सुधार पैकेज लंबे समय की योजना और केंद्र राज्य समन्वय का नतीजा है, जिसका मकसद कर व्यवस्था को सरल बनाना और आम जनता को राहत देना है। अर्बन कंपनी का 1900 करोड़ का आईपीओ खुला है। जानिए मुख्य बातें। होम सर्विस प्लेटफॉर्म्स अर्बन कंपनी का बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ निवेशकों के लिए खुल गया है। कंपनी ने लिस्टिंग पहले से ही एक एंकर निवेशकों से 29 फंड्स को 8.29 करोड़ शेयर आवंटित कर 854 करोड़ जुटा लिए। यह इशू 10 से 12 सितंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। प्रति शेयर प्राइस बैंड 98 से 103 तय किया गया है और ऊपरी स्तर पर कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 14,790 करोड़ आंका गया है। कंपनी नए शेयरों के जरिए 472 करोड़ जुटाएगी, जबकि मौजूदा निवेशक, जिनमें एसएल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, बेसेमर इंडिया, इंटरनेट फंड वी और VYC 11 लिमिटेड शामिल हैं, 1428 करोड़ के शेयर बेचेंगे। जुटाई गई राशि का इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, ऑफिस लीज पेमेंट, मार्केटिंग और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। शेयर आवंटन 15 सितंबर तक फाइनल होगा और 17 सितंबर को BSI व NSE पर लिस्टिंग होगी। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर पर 36.5 का प्रीमियम मिल रहा है, जो लगभग 35% की संभावित लिस्टिंग गेन का संकेत देता है। HDFC सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्बन कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल मजबूत है और इसकी कमाई का स्रोत प्लेटफॉर्म सर्विस फीस, सर्विस प्रोफेशनल्स को टूल्स व कंज्यूमेबल्स की बिक्री और उपभोक्ताओं को सीधा प्रोडक्शन बेचने से आता है। कंपनी 12,000 से अधिक माइक्रो मार्केट में हाई प्रोफाइल लेवल पर ऑपरेट करती है। हालांकि पारंपरिक ऑफलाइन प्रतिद्वंद्वियों और अन्य ऑनलाइन
स्टार्टअप्स में कड़ी प्रतिस्पर्धा, तेजी से विस्तार के लिए चलते गुणवत्ता बनाए रखने और संचालन प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी इसके सामने आती रहती हैं। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे मार्केट की हलचल के बारे में। तब तक नमस्कार।